एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी भाई बहन का, सभी मेरे भावी वर्तमान कम्पिटिटरों का मैं आत्मा सिंह आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान अकेडमी प्रयागराज में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए सब लोग आ जाइए। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है, ये लक्ष्य है सफलता तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। ये हम आप मिलकर के ही इसको पूरा कर सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, जो नए व्यूवर्स हैं या पुराने व्यूवर्स हैं, सबसे निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, इस वीडियो को। और जो मेरे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको इसमें पूरी तैयारी करवाऊंगा, चाहे वो LT ग्रेड हो, चाहे वो RO हो, अदरवाइज यूपी SSC का पेट का एग्ज़ाम हो, अदरवाइज आपका UPSI UPP सभी की तैयारी मैं करवाऊंगा बारी बारी से। लेकिन याद रखिएगा, ये जो वीडियो है ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि GS कहाँ से पूछेगा बाबू। ये आप लोगों की एक थिंक मात्र होती है कि ये GS फला का है, ये UP SSC GS है, ये SSC GS है, ये इसका GS है, RO का GS है। बाबू कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, GS का कोई क्राइटेरिया निश्चित नहीं होता। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपसे कहेंगे कि आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखा करिए, वीडियो को स्किप मत किया करिए, क्योंकि आपके लिए ये लाभदायक है। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई नुकसान आपको नजर आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके मुझे भेजें, हाँ ना, कि हाँ सर यहाँ पर हमारा ये नुकसान है। अदरवाइज अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप लोग जरूर से जरूर पूरा वीडियो देखा करिए। हाथ जोड़कर निवेदन है, सब लोग लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट जरूर आप लोग किया करिए, क्योंकि देखिए आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे पता चलता है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। ओके, तो आप जब कमेंट करेंगे, अगर आपको बेहतर लगता है तो बेहतर कमेंट करिए, अगर कुछ सुधार आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन करिए, बताइए कि हाँ सर यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, जो हम उस पर कोशिश करेंगे कि सुधार करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। लेट्स गो, स्टार्ट नाउ। देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, दिया गया पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला कौन सा है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए क्रम से कि क्षेत्रफल के आधार पर हमारे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। ये अगर आपको पता है तभी आप इसको कैटेगराइज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है जम्मू कश्मीर। जिन लोगों को नहीं पता हो वो लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर आ जाता है, फिर आपका आ जाता है लद्दाख। क्या आ जाता है? जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर उसके बाद आपका आ जाता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आ जाता है, निकोबार। क्या हो रहा है, एक मिनट। अंडमान निकोबार आ जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार। इसके बाद आपका आ जाता है दिल्ली, फिर इसके बाद आ जाता है आपका दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। दीव है, द्वीप नहीं, दीव, ठीक है, दमन दीव। ठीक है, दमन दीव हो गया, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव हो गया। फिर इसके बाद आपका आ जाता है पुदुचेरी आ जाता है। पुदुचेरी के बाद आपका आ जाता है चंडीगढ़, और इसके बाद आ जाता है लक्षद्वीप। क्या आ जाता है? लक्षद्वीप। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कर लीजिएगा इसको, द्वीप समूह, ठीक। अब देखिए ये क्रम से है, ध्यान दीजिएगा, ये क्रम से है। 8 वर्तमान में 8 आपको केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य देखने को मिलते हैं, 4-4-8। चंडीगढ़ क्या होता है, नीचे से सेकंड है, ठीक है। अच्छा, अगर क्षेत्रफल के आधार पर भी आपसे कोई पूछे तो आप इसको बता सकते हैं। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है 114 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। दादर और नागर हवेली का अगर आपसे कोई पूछे तो इसको भी आराम से आप बता सकते हैं, कितना है, 603 किलोमीटर वर्ग।
आपसे दमन द्वीप तो अभी ये एक में ही हो गया, दोनों दोनों को मिलाकर 603 किलोमीटर है। लक्षद्वीप को कोई पूछे तो इसका सबसे कम है 32.64 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ठीक है। अगर मैं एक एक करके देखूं तो जम्मू कश्मीर का कितना है 125 535 वर्ग किलोमीटर, ठीक। लद्दाख के विषय में अगर देखना है तो कितना है 96 701 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप का देखना है तो कितना है 82 49 किलोमीटर, ठीक है। दिल्ली का अगर आपसे कोई पूछे तो दिल्ली का कितना हो जाएगा 1484, एक मिनट, हाँ 1484 वर्ग किलोमीटर। लिख लीजिएगा, ये आपको नुकसान नहीं करने वाला, मैं बार बार बता रहा हूं। और यहां पर मैंने लिख ही दिया है ना, चंडीगढ़ का भी लिख दिया मैंने, पुदुचेरी का अगर लिखना है तो 479 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो इसको नोट कर लीजिएगा, सभी लोग नोट कर लेंगे बाबू, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला कौन सा है? तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि सर सबसे छोटा इसमें लक्षद्वीप है ना। दूसरा सबसे छोटा चंडीगढ़ हो जाएगा, है ना। तीसरा सबसे छोटा पुदुचेरी है ही नहीं। चौथा सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा हो जाएगा चौथा सबसे छोटा? तो दादर और नागर हवेली दमन दीव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने क्रम से, इसको आप नोट कर लेंगे। ओके बाबू, चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, इसको ध्यान से देखेंगे और पढ़िएगा क्वेश्चन को पूरा, क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा। क्या दिया गया है यहाँ पर? क्वेश्चन दिया गया है कि सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। अब आपको बताना है कि सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं केवल और केवल सुंदरवन डेल्टा में ही पाए जाते हैं, लेकिन क्या किया है उसने, पहले बता दिया कि सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। इस क्राइटेरिया को उसने निश्चित कर दिया। ऐसा नहीं है, कच्छ में भी मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो बहुतायत में मिलता है ये कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल के डेल्टा में। और डेल्टा कहाँ है? गंगा इधर से आती है, ब्रह्मपुत्रा इधर से आती है यूं घूम करके, और इधर से आती है मेघना, और मेघना इसमें मिलती है मेघना। और इसके बाद यहाँ से गंगा का एक पार्ट और होता है जिसको हम हुगली कहते हैं, ठीक है। कलकत्ता मतलब ये पश्चिम बंगाल में, और हुगली के द्वारा यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन किया जाता है यूं, और इसके द्वारा जो मेघना है इसके द्वारा यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन किया जाता है बंगाल की खाड़ी में। ये पूरा का पूरा डेल्टा मैंग्रोव क्षेत्र का होता है। ओके, ये आपकी गंगा है जिसको आप पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, और इसको जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। ये आपके ब्रह्मपुत्र है, और ये मेघना है। तो यहाँ पर जो डेल्टा बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसे हम सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए, क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया। पश्चिमी घाट आप सभी लोगों को पता है, पश्चिमी घाट है नहीं, कोकर तट या कच्छ प्रायद्वीप नहीं है इसका। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए मुझे। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप सभी लोगों को पता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि महानदी की लंबाई कितनी है। तो महानदी की लंबाई 900 किलोमीटर है, ठीक है। महानदी निकलती कहाँ से? छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से कहाँ से? सिहावा पहाड़ी से निकलती है, सिहावा पहाड़ी से। और उड़ीसा से होकर के जाके कहाँ गिर जाती है? वहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पहली बात। दूसरी बात, हीराकुंड जो डैम है ये बना है किस पर? महानदी पर बना है, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई 26 किलोमीटर है, लेकिन जो मुख्य डैम है बाबू वो केवल 4.6 किलोमीटर में है। यहाँ पर 2 मीनारें हैं, एक है गांधी मीनार, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, गांधी मीनार है, और दूसरी है जवाहर मीनार जो पर्यटन को बहुत लुभाती है, जवाहर मीनार है, ठीक है। ये मुख्य डैम इतने में है, बाकी ये दीवारें हैं। एक तरफ 10 किलोमीटर है
और एक तरफ 11 किलोमीटर ये दीवार है। ये पूरा मिलाकर तकरीबन कितना हो जाता है, 26 किलोमीटर के आसपास इसका टोटल लेंथ है। भारत का सबसे लंबा बांध है ये, कौन, महानदी पर हीराकुंड बांध। ओके, गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी बांध है, जायकवाड़ी परियोजना है, जायकवाड़ी बांध है या परियोजना है, ठीक है। इसी तरह से कावेरी नदी पर हम देखेंगे तो मेट्टूर बांध है। कौन सा है, मेट्टूर बांध है, कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है, ठीक है। पेरियार नदी पर मुल्ला पेरियार बांध है। कौन सा है, मुल्ला पेरियार बांध, बहुत पुराना बांध है ये, है ना, 100 साल से अधिक पुराना बांध है ये। मुल्ला पेरियार केरला में है। तो आप लोगों को शायद ये इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, लाइक कर देंगे सेशन को और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है इसको शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है आपसे, देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर अगला देखो यहां पर क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर अगले पे कहता है एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण मतलब सेल जो होता है के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता, निम्नलिखित में से वह किस स्थान पर है। तो आप लोग देखिएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, भिलाई है, दुर्गापुर है, राउरकेला है, जमशेदपुर है। तो बाबू जो सेल के अंतर्गत आता है, जो आता है आपका भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत जो भी आते हैं उनमें कौन कौन से आता है, भिलाई आता है, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, है ना, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, दुर्गापुर हो गया, दुर्गापुर हो गया, बोकारो हो गया, बोकारो, है ना, और कौन सा हो गया, बर्नपुर हो गया, बर्नपुर हो गया, आसनपुर में पड़ता है। तो ये कितने, 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं, सेल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर इसके अंतर्गत नहीं है। टाटा का ये प्राइवेट सेक्टर का है, तो टाटा का जो निर्माण करता है या कह सकते हैं जो इसके संस्थापक है उनका नाम है जमशेदू नुसेरवानी जी, जमशेदू नुसेरवानी जी टाटा, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है मेरे दोस्त वो मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में। ये प्राइवेट सेक्टर का है। ओके, चलिए याद रखिएगा जमशेदपुर, ठीक है, याद रहेगा। देखिए भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो और बर्नपुर ये सब किसके हैं, ये हैं भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया, सेल अथॉरिटी के द्वारा निर्मित है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो और जवाब दो इसका भाई, सभी लोग जवाब देंगे। पूछा गया आपसे रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है। तो देखिए सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा बांध है। देखिए बाबू भाखड़ा जो बांध, भाखड़ा नागल बांध है, ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर है, ठीक है ना। चलिए सतलज नदी पर है, ओके। और जो रणजीत सागर बांध है ये आपका रावी नदी पे पड़ता है, रावी नदी पर। और एक बात और याद रखिएगा, यहीं पर थीन बांध, इसी को थीन बांध भी कहा जाता है, थीन बांध कहते हैं, रणजीत सागर बांध और थीन बांध। रिहंद बांध आपको पता है, ये रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले उत्तर प्रदेश में है। रिहंद बांध कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है सोनभद्र जिला में। कहाँ पर, सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, वहीं पर ये पड़ता है क्या, रिहंद बांध, रिहंद नदी पर है, ठीक है। यहाँ पर ओबरा डैम है और वहाँ से विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे अब बाबू। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, ध्यान से देखें सभी लोग देखिएगा, ध्यान से कमेंट करिएगा सब लोग, बताइए। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। अब आपको बताना है क्या कोरबा उत्तर प्रदेश में, बाबू देखिए कोरबा तो आप सभी लोग जानते हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, छत्तीसगढ़ में ये पड़ता है, ओके। और रामगुंडम तमिलनाडु में है, नहीं बाबू ये रामगुंडम तमिलनाडु में नहीं है। रामगुंडम कहाँ है पता है आपको, रामगुंडम पड़ता है तेलंगाना में। कहाँ पर पड़ता है वर्तमान में, तेलंगाना में पड़ता है, ओके, तेलंगाना में पड़ता है। तमिलनाडु में कुंडनकुलम है, बल्कि कौन सा,
कुलम है तमिलनाडु के अंदर। ओके, चलिएगा, बहुत बढ़िया। तलचर आंध्र प्रदेश, तलचर आंध्र प्रदेश में नहीं, बहरहाल ये तलचर कहाँ पड़ता है? तलचर आपको पड़ेगा उड़ीसा के अंदर। कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा के अंदर तलचर पड़ता है, ठीक है। कावास गुजरात, ये बिल्कुल सही है, यही जोड़ा सही है। कावास कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, आपको आरओ यारो में भी मिलेगा इस तरह क्वेश्चन, मिलान वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों से बार बार कहता हूँ, ध्यान से अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से इसको देखिएगा और जवाब दीजिए। चलिए बताइएगा क्या बोलता है इसमें कि पूर्वी भारत का सुंदरवन एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण बताइएगा, किसका एग्जाम्पल है? सुंदरवन डेल्टा। तो देखिएगा इसमें वन पारिस्थितिकी तंत्र का, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र का, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का। तो देखो बाबू, इसमें ध्यान से देखिएगा कि जो इसका आंसर होगा वो तो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इनको बता देता हूँ वन पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो अगर वन पारिस्थितिकी तंत्र में आप देखते हैं तो इसमें एक पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला चलती है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि घास फूस होगी, जंगल होंगे, जंगल में रहने वाले कुछ शाकाहारी जीव होंगे, शाकाहारी जीव के बाद मांसाहारी जीव होंगे, फिर उसके बाद टॉप कंज्यूमर रहेंगे। क्या आएंगे? टॉप कंज्यूमर। इसी तरह घास पारिस्थितिकी तंत्र होता है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इसी को माना जाता है। ये स्थायी एवं सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है, ठीक है ना। इकोसिस्टम ये होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। ध्यान से देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ऑप्शन सब दिख रहे हैं ना, आपको दिखने चाहिए। देखो इसमें कहता है निम्नलिखित बांधों और उन राज्यों का मेल मिलान करिए, मिलाइए जिनमें से स्थित हैं। अब आप लोग इसका मिलान करिएगा, सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो कमेंट जरूर करिएगा प्लीज भाई, सबसे निवेदन है, सब लोग कमेंट जरूर करेंगे। हीराकुंड डैम की बात किया जाएगा तो हीराकुंड डैम आपका कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। चलो मेट्टूर डैम कहाँ पड़ेगा? तो मेट्टूर डैम कावेरी नदी पर तमिलनाडु में पड़ता है। ओके, अलमाटी डैम की बात किया जाएगा तो कर्नाटक में पड़ता है। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलते हैं। यह मिलान एकदम क्लियर हो गया। एक आध सेकंड कहीं है बाबू, एक ही नंबर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। ओके, इस तरह के आरओ में बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग लिख के रख लीजिएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, उसमें दो राय नहीं है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है आपसे, ध्यान से इसको देखिएगा क्या बोल। एक मिनट चलिए देखिएगा इसको क्या कहता है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अब आपको बताना है वह नदी कौन सी है। ये इतने 4 नदियां आपके सामने दे रखी हैं, चारों में से आपको बताना है किसका उद्गम भारत में नहीं है, भारत के बाहर है। किसका उद्गम भारत के बाहर है। अब आप देखोगे यहाँ पर महानदी है, ब्रह्मपुत्र है, रावी है और चिनाब है। तो बाबू देखिए महानदी तो आपकी सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है, बात क्लियर है। सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया एकदम। तो इसका मतलब ये तो भारत में इसका उद्गम है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है ना। ये छत्तीसगढ़ से निकलते हैं। आगे देखो ब्रह्मपुत्र को अगर देखें तो हम देखते हैं मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास आपको एक ग्लेशियर देखने को मिलता है जिसका नाम है चेमा यंगडुंग ग्लेशियर। क्या बोलते हैं इसको? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और ये पड़ेगा कहाँ? तिब्बत, चाइना के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत में। तो भाई ये तो इंडिया में पड़ता नहीं, ये तो चाइना में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये आपको मिल गया। रावी नदी की अगर बात कोई करता है तो रावी नदी जो है इसका उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से। कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे से इसका निर्माण होता है। चिनाब नदी कहाँ से निकलते हैं? ये बड़ा लाचा ला दर्रा से निकलती है, बड़ा लाचा ला
दर्रा से निकलते हैं। और ये दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में, दोनों हिमाचल प्रदेश में बाबू, कहाँ पर है, दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है आपसे, ध्यान से इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान से देखें और सभी लोग जवाब देंगे अपना अपना, सब लोग अपना अपना जवाब करिए। चलिए बताइएगा, कहता है निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता। अब आप बताइएगा सर, इसका क्या अलवर में है, वाल्मीकि हजारीबाग में है, पेंच गढ़वाल में है, या नागा अर्जुन सागर श्री सैलम में है। बताइएगा कमेंट करके, सभी लोग जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त, सब लोग जवाब दीजिएगा। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट में जरूर पिन करिएगा, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। देखिए सर, इसका राजस्थान अलवर जिला में है, बिल्कुल सही बात है। वाल्मीकि हजारीबाग बिहार में पड़ता है, बिल्कुल सही है। पेंच एमपी और महाराष्ट्र में इसका भाग पड़ता है, कहां पर पड़ेगा, एमपी और महाराष्ट्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये सबसे छोटा भी आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र है। गढ़वाल हिमालय में नहीं पड़ता मेरे दोस्त, याद रखिएगा, गढ़वाल में नहीं पड़ता। नागा अर्जुन सागर श्री सैलम में है, बिल्कुल सही बात है। ये आपका इस टाइम वर्तमान में तेलंगाना के क्षेत्र में पड़ता है। बहुत बढ़िया, क्लियर एकदम। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आपके सामने है। सभी लोग जवाब जरूर देंगे भाई, सब लोग जवाब करा करिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है, आपको कमेंट करके जवाब देना है। कमेंट जरूर पिन करिएगा, आप लोगों से बार बार मेरी रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि पता है आप शेयर करते हैं, आप लाइक करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं, तो उससे मोटिवेशन भी होता है मेरा। और पता है क्या होता है ना, इससे लगता है कि और बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके लिए मैं परोसूँ, आपके सामने लेके आऊँ। कितना भी मुझे मेहनत करना पड़े, आपका सिलेक्शन ही मेरा मुख्य लक्ष्य है। बस मैं इतना जानता हूँ, बाकी कुछ नहीं जानता। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया, नर्मदा नदी के विषय में। पहला नर्मदा है, तो पहले तो नर्मदा की आपको लंबाई पता होना चाहिए, कितना है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। अभी बताता हूँ, ये नर्मदा नदी जो निकलती है कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक किसकी चोटी है, ये सतपुड़ा की है। ठीक है, भ्रंश नदी है, ये किस में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। कौन कौन से भ्रंश है बाबू, यहाँ पर विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच बहती है, सतपुड़ा श्रेणी के बीच बहती है विपरीत दिशा में। ठीक है, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी की बात करें तो ये 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना, और सबसे बड़ी नदी भी है। इसे बूढ़ी गंगा कहा जाता है, बूढ़ी गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा इसको। और इसका जो उद्गम होता है वो त्र्यंबक से होता है। कहाँ से होता है, त्र्यंबक से होता है। त्र्यंबक कहाँ है, नासिक जिला महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, नासिक जिला महाराष्ट्र में। ओके, कहाँ पड़ेगा ये, महाराष्ट्र में पड़ेगा, नासिक जिला महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। ओके, समझ में आई बात। महानदी की बात मैंने आपको बता ही दिया कि 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से होता है। छत्तीसगढ़ में कहाँ से होता है, सिहावा पहाड़ी से होता है। 4-5 बार आप इसे पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा, पहाड़ी से। ठीक है, चलिए आगे कावेरी नदी की बात करता हूं, तो ये ब्रह्मगिरी नदी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है या पर्वत से निकलती है, ब्रह्मगिरी से निकलती है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो लंबाई है वो 805 किलोमीटर है। कितना है, 805 किलोमीटर है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की पवित्र गंगा कहा जाता है, पवित्र गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की पवित्र गंगा कहा जाता है। ओके, याद रहेगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगर इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे दोस्त आप लोग सभी लोग कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, आपके बड़े यूज का वीडियो है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, देखो। चलिए अब आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। हाँ चलो बताओ, दिया है निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है।
मतलब किसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती। अब देखो बाबू, अगर आपको मैपिंग आता है, क्या आता है आपको, अगर मैपिंग आता है तो आप आराम से इन चीज़ों को कर पाते हो, आराम से कर लोगे। देखो मैपिंग अगर आता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड है, और इसके बाद ये आपका मणिपुर है, और ये इसके बाद ये मिजोरम है, और यहाँ पर ये आपका क्या पड़ जाता है, त्रिपुरा पड़ जाता है, और ये पूरा फिर पूरा असम का भाग है, ये आपका मेघालय का भाग है, और ये पूरा का पूरा ये असम का भाग है। तो देखो असम से मिजोरम लगता है जी, बिल्कुल लगता है। त्रिपुरा से लगता है जी, बिल्कुल लगता है। और कौन सा है, असम से लग गया, त्रिपुरा से लग गया, म्यांमार से लगता है जी, बिल्कुल म्यांमार यहाँ तक है तो म्यांमार से तो लगेगा ही। नागालैंड एक ऐसा क्षेत्र है जिसके साथ नहीं लगता, देखिए नागालैंड यहाँ पर है, ये नागालैंड है, इसके साथ इसका क्षेत्र नहीं लगता। मिजोरम ये है, नागालैंड ये है, मणिपुर ये है, ठीक है, याद रखिएगा, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये आपका अरुणाचल है, ये आपका असम है, ये आपका मेघालय है, मेघालय से भी नहीं लगता, ठीक है, मेघालय से भी नहीं लगता, अरुणाचल से भी नहीं लगता, ठीक है, और ये आपका सिक्किम है। जिनको ना पता हो प्लीज़ वो नोट कर लेंगे, इसमें कोई तौहीनी की बात नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं, 7 सिस्टर्स राज्य कहे जाते हैं ये वाले, इसमें सिक्किम शामिल नहीं होता है। देखो 7 राज्य हैं जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा बाबू सब लोग। हाँ देखिए इसमें क्या कहता है कि बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिसमें वो स्थित हैं। तो आप देखिएगा सबसे पहले तो आप इदुक्की को मिला दीजिए क्योंकि सबसे फेमस है, आप जानते हैं, ये आपका मिल गया केरल में। नागार्जुन को आंध्र प्रदेश में मिला दीजिए, 2 मिल गए आपके। तुंगभद्रा आपको मिल जाएगा कर्नाटक में, और लोअर भवानी मिल जाएगा आपका तमिलनाडु में। तो 1 का 4 कहीं पर अगर है तो वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ओके, बात क्लियर एकदम। चलिए जबरदस्त, आप लोग बढ़िया से जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं आज लेकर के आया हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए पर डे 1 से बढ़ के 1 क्वेश्चन लेके आऊँगा। बस ये है आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहे जैसे आप लोग दे रहे हैं, और मैं तो चाहूँगा कि इससे भी ज़्यादा आप कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर किया करिए, और आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट करने में आपका कुछ लगता नहीं है बाबू, आपके केवल थिंक पता चलती है, आप लोगों को क्या समझ नहीं आता वो पता चल जाता है। तो इससे क्या होता है, मुझे अपने आप में सुधार करने का मौका मिलता है। प्लीज़ इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? तो आप बताइएगा पहला शहर कौन सा है बाबू। तो कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है, या चेन्नई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सबसे पहले आपका क्या, जो शहर से निकलने वाला अपशिष्ट है उसका उपयोग किसमें किया, विद्युत उत्पादन में इन्होंने किया, और इससे विद्युत बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले बिजली की बात करें तो कोलकाता, दूसरी बात में मुंबई आ जाता है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसको ध्यान से देखिएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, जवाब दीजिएगा। सभी लोग प्लीज ध्यान से देखें इसको और जवाब करेंगे सब लोग, बताइए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? देखिए 2 तरह से प्रश्न पूछता है, एक तो प्रोडक्शन के मामले में, एक स्टोरेज के मामले में, है ना, कि रिसोर्स का स्टोरेज कितना कहाँ पर है, और एक वहाँ से प्रोडक्शन कितना होता है। तो प्रोडक्शन के मामले में अगर मैग्नीज को देखा जाए तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ जाएगा, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ जाएगा उत्पादन के मामले में। अगर स्टोरेज के मामले में देखेंगे तो उड़ीसा आ जाता है आपका, ठीक है। चलिएगा, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में आपको यूरेनियम देखने को मिल जाता है। यूरेनियम आपको कहाँ मिल जाता है देखने को? ललितपुर में मिल जाता है। ललितपुर में, कहाँ पर? ललितपुर में आपको यूरेनियम देखने को मिल जाता है, ठीक है। ललितपुर में यूरेनियम देखने को मिल जाता है। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारे, जैसे पेट्रोलियम हो गया, या तो अभ्रक का जो सीट है वो अभ्रक यहाँ पर प्राप्त होता है, नेचुरल अभ्रक, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये यहाँ पर मिलता है।
ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है, आप लोग ध्यान से देखिए और इसका जवाब प्लीज सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। इसका सभी लोग जवाब दें। चलिए बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। कहते हैं भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो अब देखिए दिया है सेलम है, हल्दिया है, मैंगलोर है या विशाखापट्टनम है। तो मेरे दोस्त, मेरे बाबू, सब लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और ये मेरे हिसाब से सबसे प्रबल क्वेश्चन है इस टाइम का, ये पूछा जाने योग्य क्वेश्चन लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कि डाल्फिन चट्टान के पीछे सुरक्षित है। चट्टान के पीछे आने वाले चक्रवातों से, आने वाले तूफानों से क्या है, सुरक्षित है। न्यू मैंगलोर जो है वहां पर कॉफी बंदरगाह है। क्या है, कॉफी बंदरगाह है, बंदरगाह कहा जाता है इसको। हल्दिया आप जानते हैं कलकत्ता में पड़ता है। कहाँ पे, कलकत्ता पड़ता है ये हल्दिया, है ना। सेलम आप जानते हैं कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ओके, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने फिर से आ गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आज मैंने रखा है और ये इस तरह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, बांधों और नदियों के जोड़े बनाइएगा। अब आपको फिर से जोड़े बनाने के लिए यहाँ पर कह रहा है, तो सबसे पहले हीराकुंड को मिला लीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा पता है। फिर इसके बाद आप उकाई को मिला लीजिए दूसरे नंबर पे। फिर देखिएगा थीन बांध को मिला लीजिए रावी के साथ, रणजीत सागर भी है उसमें। और इसके बाद राणा प्रताप को मिला लीजिए कहाँ से, चंबल के साथ। अब चंबल में केवल राणा प्रताप सागर बांध नहीं है, यहाँ पर गांधी बांध भी है, गांधी बांध है, जवाहर बांध है, कोटा बैराज है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही है राणा प्रताप सागर बांध है, तो केवल ऐसा नहीं है, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो एक का फोर कोई है बाबू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहले ही मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। ध्यान से देखेंगे, इसका जवाब सभी लोग करेंगे। सभी मेरे मित्र जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग इसका जवाब करेंगे। बताइएगा, दिया है गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि, क्यों सबसे बड़ा उत्पादक है बताइएगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कैसे गुजरात भारत में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करने वाला राज्य है, कैसे कमेंट करिएगा। उसके पास विस्तृत शुष्क तट है, उसके तटों में जल में नमक की मात्रा अधिक है, उसके पास विस्तृत उथले सागर है, खारे जल से नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार हैं। तो बाबू इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, गुजरात का जो तट है ये पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है और पश्चिम क्षेत्र में पड़ने के कारण ये वाला पूरा शुष्क तट है। कैसा है ये, शुष्क तट है। तो इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा शुष्क तट होने के कारण, विस्तृत शुष्क तट होने के कारण यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने फिर से आ गया। देखिएगा, इसको जवाब दीजिए, सभी लोग कमेंट करिएगा, सब लोग कमेंट करके जवाब देंगे। चलिए बताइए मुझे, सब लोग जवाब देंगे। इसका क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है। अब आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, अगर कोयली होता तो गुजरात हो जाता। सारावती परियोजना कर्नाटक, बाली मेला परियोजना उड़ीसा, सबरीगिरी परियोजना गुजरात। देखिए सबरीमाला सबरीगिरी परियोजना केरल में है, ना कि गुजरात में। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका मिलान सही नहीं, बाकी सब का मिलान अपनी जगह पर एकदम करेक्ट है। ठीक है, तीनों ये सही हैं, ये वाला जो है ऑप्शन गलत है क्योंकि जो सबरीगिरी परियोजना है वो केरल में स्थित है। ठीक है, ओके, चलिए डन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं एक बार भाई। सभी लोग ध्यान से देखेंगे और सभी लोग कमेंट करके जवाब करेंगे। बताओ, तुरंत जवाब दो इसका भाई, सब लोग जवाब दो। कहता है तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तो आप बताइएगा किसकी वजह से इनको जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जो प्राकृतिक आपदा होती है उससे इनको समस्या होती है, तो कौन सा है, किसके कारण इनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है बताइएगा आप। तो चक्रवात है,
भूकंप है, भूस्खलन है, टॉर्नेडो। तो बाबू ये बंगाल की खाड़ी में आने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उससे इनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उड़ीसा का तट हो चाहे आंध्रा का तट हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके जो भी चक्रवात होते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, भूकंप और भूस्खलन ये जो हैं ये दोनों चीज़ें आपको हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर देखने को मिलेंगे? हिमालयी क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं ये दोनों चित्र, है ना। क्या? भूस्खलन और भूकंप। टॉर्नेडो आपको देखने को यूएसए में मिलता है। कहाँ पर? यूएसए में मिसिसिपी नदी है। कहाँ पर? यूएसए में एक मिसिसिपी रिवर है, सिप्पी नदी है वहाँ पर, और मैक्सिको की खाड़ी में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, सबसे बड़ी खाड़ी है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी अगर कोई पूछे तो मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, चलिएगा, याद रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, है ना। आगे देखो क्या कहा गया इसमें, ध्यान से देखिएगा। चलिए जवाब सब लोग दीजिएगा, बताइए क्या बोला। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, या इसमें अधिकतम मृदा अपरदन होता है, या इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, या 12 नदी नहीं है। तो आप बताइएगा आखिर शोक क्यों कहा जाएगा? या तो सूखा पड़ जाता हो, या तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो याद रखिएगा ये हुगली नदी में अधिक से अधिक पानी लेके पहुंचती है। जब इसमें बाढ़ आती है तो पूरा पश्चिम बंगाल में तबाही मच जाती है। इसी वजह से दामोदर नदी को बंगाल का, पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। और इसमें भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना डीवीसी का निर्माण किया गया है, जिसे दामोदर वैली कारपोरेशन के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण जो हुआ है वो टेंसी नदी के तर्ज पर हुआ है, टेंसी नदी की तर्ज पर हुआ है। ये कहाँ पड़ेगी टेंसी नदी? यूएसए में पाई जाती है बाबू। ठीक है, टेंसी नदी कहाँ पाई जाती है? यूएसए में पाई जाती है। तो टेंसी नदी के तर्ज पर इसका निर्माण किया गया है। टेंसी नदी को यूएसए का नरक कहा जाता है। यूएसए का क्या बोलते हैं? यूएसए का इसको नरक कहा जाता है, मतलब इतनी ज़्यादा दूषित नदी है। और आपकी दामोदर भी दूषित है। दामोदर नदी एक भ्रंश नदी है, याद रखिएगा। भारत में 3 भ्रंश नदियाँ हैं। कौन कौन सी हो गई? दामोदर हो गई, ताप्ती हो गई, और आपकी नर्मदा हो गई। याद रखेंगे ना? रखेंगे कि नहीं? रखेंगे ना? पक्का? जी बिल्कुल, डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है, इसको ध्यान से देखें और जवाब करें सब लोग। बताइए, कहता है भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? अब आपको बताना जोर दे रहा है काफ़ी कम है, मतलब लोहे का अगर उत्पादन किया जाए तो भारत में जो मतलब कॉस्ट है वो कम आती है, लागत कास्ट जो है वो कम आती है। ठीक है, आप देखो क्या होगा इसका। खनिजों की कम मजदूरी है, लौह एस की काफ़ी पूर्ति है, कोयले की काफ़ी पूर्ति है, या कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो बाबू ये सबसे बड़ा कारण है। कोयला और लोहा लगभग एक ही क्षेत्र में दोनों पाए जाते हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया छोटा नागपुर पठार का आता है। कौन सा? छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है। नागपुर पठार का क्षेत्र है, यहाँ पर ये पाया जाता है। इसी वजह से छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर बेसिन कहते हैं। भारत का क्या बोलते हैं इसको? रूर बेसिन। अब आप लोगों के दिमाग में चल गया होगा कि सर रूर बेसिन क्या होता है, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं। राइन नदी जो है यूरोप में, राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। और राइन नदी की एक सहायक नदी है रूर नदी और राइन नदी के बीच का जो द्वाब का एरिया है उस वहाँ पर पाए जाने वाले जो खनिज हैं, जिनमें से आप देखेंगे कोयला है, लोहा है, इन सब की अगर हम बात करें तो वहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। इसीलिए छोटा नागपुर पठार को उसकी उपमा दी जाती है। ओके, क्लियर है ना? एकदम चलेगा। तो राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम नदी भी है।
व्यस्ततम नदी है, ठीक है। राइन नदी विश्व की सबसे क्या है, व्यस्तम नदी है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए याद रखिएगा इस बात को, ओके बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलो चलिए इसको बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिए मुझे, सभी लोग कमेंट करके जवाब करेंगे। हाँ बताइए। कहता है सल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है। अब आपको बताना है सल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है। लद्दाख में है, विंध्याचल के साथ है, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है, या पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में है। तो बाबू याद रखिएगा, इसका भी बहुत बेहतरीन जवाब आपको बताने वाला हूं। साल्टोरा ग्लेशियर भी है ना। देखिएगा ये काराकोरम में पाया जाता है, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है, काराकोरम में ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो काराकोरम आप देखिए 3 श्रेणियां हैं यहां पर जो ट्रांस हिमालय की हैं। ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पार की बात कर रहा हूं, ट्रांस हिमालय, हिमालय की बात नहीं कर रहा हूं, उसके पार की बात कर रहा हूं। पहले काराकोरम, चलिए बाबू आज इतना ही।